मेरे सभी अजीज मित्रों को विजय पारेख का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि गीतों भरी एक कहानी के पहले अंक के रूप में मेरे हम सफ़र को मैंने YouTube पर आप सभी से साझा किया, जिसका आप सभी ने बहुत ही अच्छा प्रतिसाद दिया। उसी से प्रेरित होकर मैंने पुनः एक और गीतों भरी कहानी का सृजन किया है, जिसे मैं आपके लिए गीतों भरी कहानी अंक 2 के रूप में ला रहा हूं। दोस्तों, पहली कहानी हमारी रोमांटिक कहानी रही, लेकिन यह जो कहानी है, यह कहानी कम और वास्तविकता से ज़्यादा नज़दीकी रखती है। भारत के आने वाले भविष्य यानी युवाओं को लेकर दिन प्रतिदिन कोई न कोई चिंता सताती रहती है, और एक नहीं कई बार उस तरह के दृश्यों को देखने पर मेरे मन में बेचैनी सी होने लगी कि आज की युवा पीढ़ी भटक रही है। उसके भटकाव को साक्षात मैंने अपने इंदौर में देखा है। जो बच्चे यहाँ पढ़ने दूर दूर आसपास के गांव, तहसील, कस्बों से अपने जीवन को आगे बढ़ाने और संवारने के लिए यहाँ पढ़ने आते हैं, और किन किन परिस्थितियों में उनके माता पिता उन्हें अपने गांव से इन्हें शहरों की ओर भेजते हैं। उनमें से कितने ही बच्चे यहाँ आकर शहर की चकाचौंध को देखकर उसमें मोहित होकर उसे पाने की कोशिश में प्रपंच और जाल में फंसते हैं। जो तादाद मैंने देखी है, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। दोस्तों, नशे और अय्याशी के कारोबार में लिप्त बहुत ही कम उम्र के बच्चों को, जो कि कभी हॉस्टल में रहते हैं, कहीं किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें लिप्त पाया गया है। इसने मेरे अंतर्मन को हिला कर रख दिया। बस उसी ऊहापोह को जोड़ तोड़ कर मैंने एक कहानी की रचना की है। उम्मीद करता हूँ कि यह अंक आप पसंद करेंगे, और हो सका तो इसे अपने नज़दीकी लोगों तक शेयर करके आगे बढ़ाएंगे, ताकि वह माता पिता जो अपने बच्चों पर लापरवाही से खर्च करते जा रहे हैं, वे थोड़े सजग हो जाएं। दोस्तों, कहानी पूरी जरूर सुनिएगा और अपने मित्रों परिचितों से शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह आप सभी के बीच आता रहूँगा और गीतों की कहानियों के माध्यम से कोई एक संदेश देता रहूँगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है गीतों भरी कहानी अंक 2, फिर सुबह होगी। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है कि बुझते दिए को न तुम याद करना। हुए एक बीती हुई बात हम तो, हुए एक बीती हुई बात हम तो, कोई आंसू हम पर न बर्बाद करना। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए हम, तुम्हारे दिए हम, लगन की अगन में अभी तक जले हैं। हमारी कमी तुमको महसूस क्यों हो, हमारी कमी तुमको महसूस क्यों हो। सुहानी सुबह हम तुम्हें दे चले हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। उदासों के उनको नाशाद करना, सवेरे का सूरज
तुम्हारे लिए है। कामिनी, मेरा मन नहीं है सूरज को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का, लेकिन यह है कि एक ही जिद लगाए बैठा है। तुम क्यों नहीं उसे कुछ समझाती? अरे प्रवीण और प्रताप ने भी तो गांव के हाई स्कूल से पढ़ाई कर अपना पुश्तैनी कामकाज संभालना शुरू कर दिया था, और आज तुम देख रही हो कि उनकी जी तोड़ मेहनत से हमारी जमीन कभी खाली नहीं रही। आज आसपास के 10 गांव में हमारे परिवार का नाम है। देखिए, उन दोनों की बात अलग थी। उस समय पढ़ाई लिखाई पर इतना जोर नहीं था जी। पहले हमारे गांव में एक ही स्कूल था। शहर से गांव आने जाने के लिए एक ही बस चलती थी। आज आप गांव के सरपंच हैं। सही है कि जमाने की बदलती तस्वीर को आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। आपको किस बात का भय सता रहा है कि कहीं वो वापस लौटकर गांव ही ना आए, वहीं रह जाए? हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है जी। और फिर शहर यहां से है ही कितनी दूर? कुल 6 घंटे का ही तो रास्ता है। जब जी चाहे मिला ना। कामनी, मुझे डर है कि अपना बच्चा कहीं शहर के वातावरण में हमें भूल ना जाए, वहां के चाल चलन भीड़ में खो ना जाए, उस माहौल में न ढल जाए जहां से बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। क्या करूं, सूरज को लेकर मेरा मन बहुत कमजोर है कामनी। उसकी बहुत आदत है मुझे। कहते कहते उनका गला भर आया और आंखें नम होने लगीं। उनकी यह हालत देखकर सूरज की मां कामिनी की भी आंखें भर आईं। यही डर तो उन्हें भी सता रहा था, और इससे पहले कि वे सूरज के पिता से बात करती, उन्होंने ही बात छेड़ दी। और फिर उनकी भावनाओं को समझते उन्होंने उनके मन से डर दूर करने के लिए अपनी बात का रुख ही पलट दिया। क्या मुझे उसके बिना अच्छा लगेगा जी? और फिर वो अकेला थोड़े ही जा रहा है। नारायण भाई जी का बेटा भी तो जा रहा है, और फिर वो तो कितने खुश हैं इस बात से कि उनका बेटा शहर में रहकर पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है कि उनकी परिस्थिति हमसे कुछ कमजोर है, और वो तो इनका एक लौता बेटा है, फिर भी वे उसे भेज रहे हैं। दोनों एक ही जगह पढ़ेंगे और साथ ही रहेंगे। सही कहती हो। जो भी हो, 2 दिन बाद सूरज को शहर जाना है। अब मेरी कौन सुनेगा? प्रवीण और प्रताप दोनों ने भी 2 दिन तक उनका मन बहलाने की कोशिश की। ऊपरी तौर पर रामदयाल जी ने भी यही दिखाना शुरू किया कि वे भी अब तैयार हैं सूरज को खुशी खुशी भेजने के लिए। भारी मन से सभी उसको शहर भेजने की तैयारी में लग गए। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था
मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। उधर वही हाल चंद्रेश की मां का था। वो अपने इकलौते बेटे को अपनी आंखों से दूर करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन पति और बेटे के हठ के आगे उनकी कौन सुने। आज तुम उसे भेजने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन कल जब वो शहर से कुछ बनकर लौटेगा तब तुम ये दुख भूल जाओगी। नारायण ने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ माँ, मुझे जाने दो। यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा, शहर में बहुत कुछ है। वहाँ की जिंदगी के आगे यहाँ की जिंदगी कुछ नहीं। देखिए, ये अभी से ऐसी बातें कर रहा है। अरे अभी इससे परेशान क्यों कर रही हो? इसने वापस यहीं आना है, तुम चिंता मत करो। नारायण ने बात खत्म करते हुए कहा, लेकिन चंद्रेश की मां रमा का मन किसी बात पर मानने को तैयार हो ही नहीं रहा था। जैसे तैसे उन्होंने उसके जाने की तैयारी शुरू कर दी। देख छोटे, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। हॉस्टल के रूम में सामान जमा कर शाम की बस से वापस आ जाऊंगा। लेकिन भैया, नारायण काका साथ आ रहे हैं। हाँ, लेकिन माँ बाबा की इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से देख कर आऊँ कि तुझे कैसा कमरा मिला है, वहाँ रहने खाने की व्यवस्था कैसी है, वहाँ के दूसरे बच्चे कैसे हैं। ठीक है भैया। नारायण, ये प्रवीण भी तुम्हारे साथ जा रहा है। अच्छी बात है भाई साहब, मुझे भी वहां इसकी मदद हो जाएगी। देखो बेटो, यहां से आगे की पढ़ाई करने शहर जाने वाले तुम दोनों पहले बच्चे हो। दोनों को वहां एक दूसरे का ख्याल रखना है, और अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस यहीं आना है, गांव में अपने लोगों के लिए, अपनों के लिए। जी काका। जाने वाले हो सके तो लौट के आना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बस ठीक समय पर
इंदौर के बस स्टैंड पर पहुंची। चारों बस से उतरे और अपना सामान उतारने में लग गए। इतना सामान है काका, और फिर यहाँ से इसका कॉलेज भी बहुत दूर है। चले काका, कोई रिक्शा ढूंढ लेते, कम से कम 2 खेप का सामान है। कहते हुए प्रवीण रिक्शा स्टैंड की ओर बढ़ गया। लगभग 1 घंटा इंदौर की लंबी चौड़ी ऊंची नीची सड़कें नापने के बाद वे कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचे। कॉलेज का परिसर पार कर रिक्शा हॉस्टल की ओर बढ़ा। कॉलेज क्या था, एक विशाल महल जैसा था। हॉस्टल का बहुमंजिला भवन, उसके विशाल कमरे, उन कमरों में लगी हुई सुविधाएं, खेलने का मैदान, जिम, खाने की मेस, ये सब देखकर सूरज और चंद्रेश की आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उनके एडमिशन का पूरा काम गांव के हाई स्कूल प्रिंसिपल बघेल सर ने ही करवाया था। उन्होंने ही रामदयाल जी से सूरज को आगे पढ़ने की जो ललक थी उसे देखकर इस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजने पर जोर दिया था, क्योंकि उनका भाई इस कॉलेज में लेक्चरर है। इसलिए उन्होंने उसके प्रवेश के लिए भी बहुत मेहनत भी की थी। सूरज और चंद्रेश दोनों एक साथ पढ़ते रहे हैं, और चंद्रेश ने भी जिद पकड़ ली थी यहां एडमिशन की, और कहीं उसके पिता की भी इच्छा थी कि वो भी सूरज के साथ साथ यहां पढ़ने आए, पढ़ लिख कर कुछ बने। और इसीलिए उन्होंने बघेल सर के पीछे पड़कर अपने बेटे को भी यहां प्रवेश दिलवा दिया था। कॉलेज का खर्चा बहुत ज्यादा था। रामदयाल जी ने भी बहुत सोच समझकर अपनी जमा पूंजी में से आधी रकम बेटे के एडमिशन में लगा दी थी। लेकिन नारायण काका ने तो एडमिशन का खर्चा पूरा करने के लिए अपनी जमीन का कुछ टुकड़ा बैंक में गिरवी रखकर कर्ज लिया था। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने घर में किसी से नहीं किया था। प्रवीण ने हॉस्टल इंचार्ज से मिलकर दोनों को एक ही कमरा दिलवा दिया था, ताकि दोनों हमेशा साथ रहें। उनका कमरा दूसरी मंजिल पर था और वह केवल लड़कों का हॉस्टल था। लड़कियों का हॉस्टल दूसरी तरफ था। उसके बाद कमरे में दोनों का सामान लगाकर और उन्हें कुछ जरूरी बातें समझाकर नारायण काका और प्रवीण गांव के लिए रवाना हो गए। कितना बड़ा कॉलेज है यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह हमें एडमिशन मिलेगा। उत्साहित होकर चंद्रेश ने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, हाँ है, लेकिन यहाँ का खर्चा बहुत है, और केवल हमारी जिद पर हमें यहाँ भेजा गया है, याद है? सूरज ने कहा। कल हमारे पहले सेमेस्टर का पहला दिन होगा, सुबह जल्दी उठना। अच्छा चल, खाना खा के सो जाते हैं। सूरज ने कहा, लेकिन चंद्रेश का ध्यान अभी भी बाहर ही था। अरे चंद्रेश, तेरा ध्यान कहाँ है भाई? चल, नहीं तो मैच बंद हो जाएगा।
अरे चल ना यार, फिर पहले दिन जैसा भूखा सोना पड़ेगा। सूरज ने उसे कंधे से झंझोड़ते हुए कहा। हाँ, चल खाना खाते हैं, चल। हाँ चल। चंद्रेश ने कहा। सूरज ने कमरे को ताला लगाया और दोनों नीचे मेस में आ गए। मेस में चारों तरफ लड़के लड़कियों और प्रोफेसर्स की भीड़ थी और कुछ ही पल में दोनों उस भीड़ का हिस्सा बन गए। सुबह दोनों जल्दी तैयार हो गए। उनकी क्लासेस का समय 8 बजे से था। इसके पहले उन्होंने नाश्ता लेना था। ये सब निपटा कर दोनों सही समय पर क्लास में पहुंच गए। आज सभी का पहला दिन था और उनकी क्लास के सभी 90% विद्यार्थी हॉस्टल में ही रहते थे। उनका कॉलेज देश के सबसे अच्छे मगर महंगे इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में से एक था। नतीजतन वहां आने वाले अधिकतर बच्चे अमीर या उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों से थे। उनका रहन सहन भी उनकी हैसियत के मुताबिक उच्च दर्जे का था। ये बात सूरज और चंद्रेश को पहले ही दिन समझ में आ गई थी। सूरज को तो अपनी आर्थिक स्थिति का अनुमान था, पर चंद्रेश थोड़ा लापरवाह किस्म का लड़का था। उसका कारण भी था कि वो इकलौता बेटा था। उसकी 3 बहनों के बाद सबसे छोटा और लाडला। उसके पिता ने हमेशा उसकी हर जिद पूरी की थी। पहले 2-3 हफ्ते तो ठीक तरह से निकाल लिए। कॉलेज से हॉस्टल और खाली समय कोई भी खेल खेलो या लाइब्रेरी में चले जाओ। शाम को शहर में जाने की छूट होती थी, लेकिन रात 8 बजे से पहले हॉस्टल में आना जरूरी होता और देरी होने पर हॉस्टल वार्डन से मिली सजा भुगतने को तैयार रहना पड़ता था। उन दोनों के घर से भी काफी सामान साथ में भेजा गया था, इसलिए उन्हें अब तक शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। छोटी मोटी जरूरत का सामान तो वहीं कैंटीन से मिल जाता था। एक दिन, अरे सूरज सुन, नहाने का साबुन खत्म हो गया है और कुछ नाश्ता भी लाना पड़ेगा। क्यों ना हम इस बार शहर जाकर सामान ले आए, इस बहाने थोड़ा घूम भी लेंगे। चंद्रेश ने कहा। अरे यार एक काम कर यार, आज तू किसी के साथ चला जा, मुझे बहुत काम करना है यार। देखो ये प्रोजेक्ट कितना, एक काम कर, जरा पता करो कौन इस वक्त शहर जा रहा है। सूरज ने कहा। अरे चल ना, पढ़ाई आकर कर लेना, 8 बजे तक वापस आ जाएंगे। चंद्रेश ने कहा। नहीं यार मेरा मन नहीं है यार। एक काम कर, जब तू जल्दी से जाकर देख कि कोई तेरे साथ जाने के लिए है या नहीं। अरे जाना बाबा। सूरज ने कहा। थोड़ी देर बाद चंद्रेश वापस आया। अरे सूरज, वो रूम नंबर 303 वाले कपिल और सचिन जा रहे हैं। अच्छा तब तो ठीक है। एक काम करो, ये 500 रुपए ले जाओ और क्या क्या सामान लाना है देख लेना तुम यार। और सुनो, हाँ वो जाते समय वार्डन को बोलकर जाना कि कहाँ जा रहे हो, वरना तू देख लेना वो दूसरों को कैसा डांटता। सूरज ने हंसते हुए कहा। हाँ ठीक है, बोल देता हूँ उसको। ओके बाय। और सूरज से रुपए लेकर कमरे से बाहर निकल दोनों लड़कों का इंतजार करने लगा। सूरज ने अपनी किताब बंद की और आलस तोड़ते हुए घड़ी की तरफ देखा। 8 बजने वाले थे। चंद्रेश आता ही होगा, फिर खाना खाने चले जाएंगे, ये सोचा, ताकि जल्दी वापस आकर अपना बचा हुआ असाइनमेंट वो पूरा कर ले। धीरे धीरे घड़ी के कांटे अपनी स्थिति बदलने लगे और आधा घंटा बीत गया। सूरज ने उठकर खिड़की से हॉस्टल की ओर आने वाली सड़क पर नजर डाली, लेकिन उसे वो तीनों आते हुए नहीं दिखे। आज पहली बार ये शहर गया है और देरी से आएगा और फिर डांट खाएगा, शिकायत होगी सो अलग। ये भी सुधरने वाला नहीं है। वो बेचैनी से कमरे में घूमने लगा और फिर 9 बजे के करीब चंद्रेश आया। अरे ये क्या चंद्रेश, समय देख रहे हो? कितना समय हो गया और इतनी देर से आने के बाद भी तुम लोग अंदर कैसे आ गए? किसी ने डांटा नहीं? नहीं, अरे वो कपिल है ना, हाँ? सिक्योरिटी वाले को उसने एक डॉक्टर का पर्चा दिखाया और कहा कि उनको वहीं देर हो गई। सिक्योरिटी वाले ने हमें अंदर आने दिया। डॉक्टर का पर्चा उसके पास कहां से आया? एक बात बताओ, क्या सही में वो डॉक्टर को दिखाने गया था? अरे नहीं यार, उसने कहीं से नकली पर्चा बनवा लिया है डॉक्टर। मतलब तुम लोगों ने झूठ बोला?
अच्छा ये सब छोड़, देख मैं क्या क्या लाया हूँ। बताओ। और फिर उसने अपने हाथ में पकड़े बैग्स में से सामान निकालकर बेड पर निकालना शुरू किया। ये देख, साबुन, और ये क्या? ओहो। और ये क्या है? अरे ये बॉडी स्प्रे। अरे आज तक तो हम सिर्फ इसका टीवी पर इश्तिहार देखते थे। और ये तौलिया देख, कितना नर्म रुएदार है। और ये तेरी दाढ़ी के लिए क्रीम भी लाया हूँ। और ये शर्ट देख, ये नीली वाली तेरी है और ये लाल वाली मैं अपने लिए लाया हूँ। और पाउडर भी है। क्या क्या नहीं मिलता यहाँ यार। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। जो हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। लेकिन ये सब इतना सारा और इतना महंगा क्यों? क्या जरूरत थी? सूरज ने उन पर लिखी कीमतों को देखते हुए कहा। अच्छा एक बात बताओ, तू तो सिर्फ 500 रुपए लेकर गया था ना? और इस सारे सामान पर कम से कम 2000 रुपए तो खर्च हुए ही होंगे। तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? अरे वो क्या हुआ कि कपिल बहुत जिद करने लगा कि मैं ये सारा सामान खरीद लूं, और फिर उसने पैसे दे दिए। कहा बाद में दे देना। अरे मगर ये तो सोच कि बाद में हम उसे पैसे कहां से लौटाएंगे। एक काम कर, कल तू ये शर्ट्स वापस कर दे यार, मुझे तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई अपना गांव नहीं है कि जहां से सामान लाए वहां वापस करके आ गए। खरीदा हुआ सामान वापस नहीं करते यहाँ। अरे यार, दुकानदार पैसे वापस नहीं करता। और फिर क्या बुराई है अगर हम अच्छा पहनने लगे, अच्छी चीजें वापरने लगे। तू अगर कभी हमारे साथ चले तो देखना, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ जिनको मॉल कहते हैं, और क्या बड़ी बड़ी शानदार दुकानें हैं। सूरज को लगा कि चंद्रेश किसी स्वप्निली दुनिया से लौट कर आया है और वहां से वापस ही नहीं आना चाहता। उसने उससे फिर आगे बात नहीं की, सिर्फ ये कहकर बात खत्म की कि आगे से उसे जो सामान चाहिए होगा वो खुद ले जाएगा, खुद बाजार से लेकर भी आएगा। इतनी महंगी चीजों की उसे जरूरत नहीं, इसमें से उसे कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर चंद्रेश का मुंह उतर गया, लेकिन वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था और दोनों खाना खाने चले गए। इस दिन के बाद से चंद्रेश बहुत बार कपिल और सचिन के ग्रुप में दिखाई देने लगा था। हालांकि वे दोनों और उनका ग्रुप इनसे 1 साल सीनियर था, लेकिन चंद्रेश और कुछ जूनियर लड़के लड़कियां उनके साथ रहते थे। हंसी मजाक तक तो सब ठीक था। सूरज ने 1-2 बार उसे टोका भी, लेकिन उसने उसे यह कहकर, अरे तू गांव वाला है तो गांव वाला ही रहेगा, तू कभी यहाँ की जिंदगी के मजे ले ही नहीं सकेगा, इस जैसी बातें कहकर उसको चुप करा दिया। सेमेस्टर खत्म होने आया था, पर क्लासेस में उसकी अनुपस्थिति भी बढ़ने लगी थी। असाइनमेंट्स में पीछे हो गया था, लेकिन उसकी बेफिक्री का आलम बढ़ता ही जा रहा था। आए दिन वो अपने सीनियर्स और दूसरे साथियों के साथ शहर की ओर भागता रहा। जब भी लौटता तो कुछ न कुछ महंगी चीज खरीद कर लाता।
कभी कभी उसे शक होता कि उसने सिगरेट पी है। एक दिन उसने पूछ ही लिया। चंद्रेश, चंद्रेश, हाँ? इधर आओ। ये तेरे अंदर आते ही सिगरेट की बदबू कहां से आई? कहीं तुमने सिगरेट तो नहीं पिया? क्या यार, जब देखो तब तू मेरे पीछे पड़ा रहता है। तुझे कुछ और काम नहीं है क्या? मुझे क्यों रोकता है? और हाँ, पी है मैंने सिगरेट। ये देख, खरीद के भी लाया हूँ, सबसे महंगी वाली है। अभी हम सब हॉस्टल के पीछे वाली बिल्डिंग में जाकर पियेंगे। मेरे दोस्त, तू ये अच्छा नहीं कर रहा। क्यों नहीं तुझे समझ आ रहा है कि कपिल और सचिन जैसे लोग तुम्हारा गलत फायदा उठा रहे हैं? मैंने देखा है, नारायण काका जब भी यहां आते हैं ना, तो उनसे हमेशा ज्यादा पैसे मांगता है, ये कहकर कि तुझे पढ़ाई के लिए किताबें या कुछ और सामान खरीदना है। अभी पिछले हफ्ते ही तूने उनसे 6,000 रुपए मांगे थे ना। उस वक्त उनके पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने दूसरे ही दिन तुझे बस ड्राइवर के साथ भिजवा भी दिए। क्यों नहीं तुझे समझ आता कि एक रात में उनके पास रुपए कहां से आए? निश्चित ही उन्होंने किसी से मांगकर इंतजाम किया होगा, लेकिन वो पैसे तू इस तरह लौटा रहा, साथ ही उधार भी कर लेता है। इस तरह अपने बाबा को धोखा दे रहा है। देख, अगर तुझे मेरे साथ नहीं रहना पसंद तो मत रह, मैं दूसरे के साथ रह लेता हूँ। इतना कहकर चंद्रेश कमरे से बाहर निकल गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। खुदा जाने क्या, खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। सूरज उसे देखता रह गया, देखता रहा कि पिछले कुछ महीनों में उसका रहन सहन, खाना पीना, बालों का स्टाइल सब कुछ बदल गया था। उनका ड्रेसिंग टेबल महंगे सेट, स्टाइलिश कलाई घड़ियों, हेयर क्रीम से भरा रहता। यहां आने के पहले उनके पास कुल 5 पैंट्स और 6 शर्ट्स थे, पर आज उसके कपड़ों की अलमारी में अंबार लगा हुआ था। जूते सैंडल्स के 8-10 जोड़। धीरे धीरे वो किताबों से दूर और इन सब के करीब आता गया। आज नारायण काका आए थे, बहुत देर तक इंतजार किया था तेरा, फिर चले गए। उन्हें बहुत मन था तुझसे मिलने का। ये देख, तेरे लिए कुछ सामान देकर गए। सुन, तुझे पता था ना कि आज तेरे बाबा आने वाले, फिर भी तू बाहर चला गया। अरे कम से कम उनसे मिलने के लिए तो आ जाता। अब मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। वैसे आखिरी बस रात 8 बजे तक जाती है, इस हिसाब से मैं 6 बजे तो आ ही गया था। बाबा कुछ देकर गए हैं क्या? हाँ, 1,000 रुपए देकर गए, वहां उस किताब में रखे। सिर्फ 1,000 रुपए देकर गए? मैंने उनसे कहा था कि मुझे कम से कम 2,500 रुपए चाहिए। उसकी आवाज में कुछ नाराजगी सी थी। तो इतने रुपए क्या कम होते?
अरे सोमवार को टीना उसके जन्मदिन की पार्टी देने वाली है, उसको गिफ्ट देना है। 1000 में उसके लायक कुछ भी नहीं आएगा, एक जोड़ चप्पल भी नहीं आएगी। क्यों? उसे इतना महंगा तोहफा तुझे देने की जरूरत भी क्या है? सूरज ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। यहाँ के तौर तरीके ऐसे ही हैं। सब लड़के उसे एक से एक महंगा तोहफा देने वाले हैं और एक मैं हूँ जो उसे पहली बार उपहार दूंगा, वो भी इतना सस्ता। यार वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। इस शहर के सबसे महंगे पब में पार्टी दे रही है। पब में? तुझे पता है ना, पब में शराब और ड्रग्स के लालच में ही लड़के लड़कियां जाते हैं। सूरज ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ तो क्या हुआ, उसमें क्या बुराई है? सब वहां जाते हैं। सब नहीं, केवल वही जाते हैं जिन्हें इसकी लत होती। तू तो इस यूनिवर्सिटी से कहीं बाहर जाता ही नहीं। अब तक कुल 4 बार शहर गया होगा, वो भी अपने जैसे उन गांव वालों के साथ। दरअसल तुझे ना जलन होती है, जलन, क्योंकि तेरे से दोस्त नहीं है। मैं तो कहता हूँ तू भी हमारे ग्रुप में आ जा, मजे ही मजे हैं दोस्त। उसकी इस बात पर सूरज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे देखता रहा। क्या इंसान की इज्जत सिर्फ रुपए पैसे और उसके दिए तोहफों की कीमत से तय होती है? उसने अपनी तंद्रा तोड़ी। तब तक चंद्रेश रुपए जेब में रखकर बाहर निकल गया था। उसने महसूस किया इन दिनों चंद्रेश की आंखों में एक प्यास सी होती थी। नई नई चीजों को देखकर उसका मन ललचा जाता था और उसकी यही प्यास उसकी आंखों में झलकने लगी थी, जिसे उसके शातिर दोस्तों ने समझ लिया और उसे बहकाना शुरू कर दिया। वो लोग ऐसे ही लड़के लड़कियों की तलाश में रहते थे, क्योंकि यही उनके आसान शिकार और मोहरे होते थे। ऐसा नहीं था कि सूरज के कोई दोस्त नहीं थे, वो सब भी उसके अच्छे दोस्त थे। वो सबसे बात करता था, उनके साथ कैंटीन में, लाइब्रेरी में, खेल के मैदान पर हंसी मजाक होती रहती थी। लेकिन उसने अपने और उनके बीच एक अदृश्य रेखा खींच रखी थी। पढ़ाई के समय पढ़ाई, जहां तक हो वो अपने समय को बचाकर रखता था, कुछ नया सीखने के लिए। महीने में कम से कम एक बार वो अपने घर जरूर जाता, कभी एक आध बार ही कॉलेज की छुट्टी करता। महीने में एक बार उसके दोनों भाइयों में से कोई एक आकर उसकी जरूरत का सामान दे जाते, कुछ रुपए भी दे जाते। वार त्योहार, लंबी छुट्टियों में भी दोनों अपने घर जाते थे। जाते समय तो दोनों साथ जाते थे, लेकिन हमेशा चंद्रेश दूसरे या तीसरे ही दिन हॉस्टल आ जाता था। कुछ ही दिनों में परीक्षा की तारीखें भी जाहिर हो गईं। अधिकतर बच्चे मस्ती मजाक छोड़कर पढ़ाई में लग गए, केवल कुछ लापरवाह छात्रों को छोड़कर, जिनमें चंद्रेश का नाम भी आता था।
आखिरकार एक दिन एक प्रोफेसर ने उसे आड़े हाथों ले ही लिया। कम इन। देखिए चंद्रेश, ये मस्ती और लापरवाही अब बंद करो। अगर तुम्हारा इस सेमेस्टर का रिजल्ट खराब आया तो तुम्हें अगले सेमेस्टर में प्रोविजनल एडमिशन भी नहीं दिया जाएगा। कमरे में आते ही सूरज ने भी उसे समझाने की कोशिश की। सुना, अब तो पढ़ाई पर ध्यान दे। कुछ दिनों में एग्जाम की तारीख निकलने वाली है और अभी भी तेरे 2 असाइनमेंट्स बाकी हैं। कम से कम एक तो पूरा करके जमा कर दे, नहीं तो हो सकता है कि तुझे परीक्षा में ही ना बैठने दें। और अगर ऐसा हुआ तो सोच नारायण काका की क्या हालत होगी। उसकी बात सुनकर चंद्रेश कुछ सोच में पड़ गया। दूसरे दिन वो अपनी टोली के साथ बैठा था। क्या बात है यार, आज तू बड़ा गुमसुम सा है, क्या हुआ? कपिल ने उसके कंधे पर थाप मारते हुए पूछा और फिर उसने प्रोफेसर वाली बात उसे बताई। अरे ये प्रोफेसर तो यूं ही धमकाते रहते, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। ये ले और अपनी फिक्र इस धुएं में उड़ा दे। एकदम नया माल है, पहली बार मिला है बड़ी मुश्किल से। कहते हुए सचिन ने उसकी तरफ का पैकेट बढ़ाया। उसने सिगरेट जलाई और एक कश लगाया। कुछ पल उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। क्या है ये? तू तो बस एंजॉय कर। क्या है, कहां से आया है, उसकी चिंता मत कर। फिर भी ये सिर्फ सिगरेट नहीं है। अबे ये गांजा है। एक पल को वो चौंका, उसका हाथ रुका, लेकिन दूसरे लड़के ने सिगरेट वापस उसके मुंह पर लगा दी और वो भी अपने आप को रोक नहीं सका। गर्त की गली में उसने एक कदम
और बढ़ा लिया था। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। परीक्षा हुई। 1 महीने में रिजल्ट आने वाला था। हॉस्टल भी खाली हो गया था। न जाने कैसे मगर चंद्रेश पास हो गया। मार्क्स भले ही कम थे, पर नारायण काका के लिए इतना ही काफी था कि वो पास हो गया। उन्हें सही मार्क्स और ग्रेड पता ही नहीं थे। छुट्टियों में सूरज पूरे समय अपने भाइयों के साथ खेती की बारीकियां सीखने में लगा रहता था। गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेलें मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। उनके गांव में सबके पास जमीनें काफी थीं, मगर उस क्षेत्र में कोई नदी नहीं होने से सभी किसानों को वर्षा के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता था। साल में एक फसल पूरी आती थी, पर दूसरी फसल में कभी कमाई नहीं होती थी। सूरज और चंद्रेश दोनों ने ही इरिगेशन टेक्नोलॉजी विषय लिया था। विषय की बारीकी को अब वो समझने लगा था। चंद्रेश बस दिन भर इधर उधर बेचैन सा भटकता रहता। उसका कहीं मन नहीं लगता। यहां उसके मन बहलाव के साधन नहीं थे। दिन भर टीवी नहीं था। थोड़े ही दिनों में वो उकता गया। अपनी बहनों से भी ठीक तरह से बात नहीं करता था। नारायण काका ने कई बार उससे खेत पर चलने को कहा। एक आध बार वो गया भी, लेकिन पूरे दिन अनमना सा रहा। यहां तो इतनी तेज धूप है बाबा, यहां रुकना मुझसे ना हो सकेगा। जैसे तैसे छुट्टियां बीतने को आईं। अगले सेमेस्टर में एडमिशन की तारीखें भी आ गई थीं। दोनों वापस कॉलेज लौटने की तैयारी करने लगे। वापसी के नाम पर सूरज का और उसके परिवार वालों का चेहरा मुरझाने लगा, लेकिन चंद्रेश का चेहरा खिल उठा था। मां, जल्दी से मेरे सारे कपड़े धो के तैयार कर दो, मैं कल ही चला जाऊंगा। बेटा, अभी तो तेरे शहर जाने में 3 दिन बाकी हैं। ये 3 दिन हमारे लिए कितनी जल्दी बीत जाएंगे तुझे नहीं पता बेटा। क्यों जल्दी जाना चाहता है? कहते कहते उसकी माँ भावुक हो गई। अरे माँ, तुम नहीं समझोगी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। कमरा ठीक करना है, किताबें देखनी और बहुत सारा काम है वहां पर। और भी न जाने कितने कामों की लिस्ट उसने माँ को सुना दी। माँ की आवाज में छुपे दर्द को वो समझ ही नहीं पाया और ना उसने जानने की कोशिश ही की। माँ का निश्चल प्यार कभी कभी उसके बेटे के बदलते स्वरूप के पीछे छिपी सच्चाई को देख नहीं पाया।
उसे आज भी उसका चंद्रेश उतना ही भोला और सीधा नजर आता था जितना यहां से जाने के पहले था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। जिससे बनती हर आशा मेरी, मेरा सपना सलोना है तू। नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। बेटा, तू जाने की बात कर रहा है, लेकिन कल मैं तुझे छोड़ने के लिए नहीं आ पाऊंगा। तेरी फीस के लिए पैसे भी बैंक से नहीं निकाले हैं अभी। उसके पिताजी ने उसके जाने की बात सुनकर उससे कहा, बाबा, आप अभी मुझे 6,000 रुपए दे दो और फीस के पैसे कल सूरज आएगा उसके हाथ भेज देना, या आप आ जाना। उसके बाबा ने उसे दूसरे दिन उसके मांगे रुपए दे दिए और बस स्टैंड पर छोड़ आए। ना उन्होंने इस बात को सूरज से जानने की कोशिश की कि क्या वाकई कॉलेज शुरू होने से पहले इतने रुपए की जरूरत होती है, जबकि कॉलेज हॉस्टल में इसकी फीस एडवांस में ही ले ली जाती थी। और न कभी चंद्रेश ने यह जानने की कोशिश की कि कॉलेज और हॉस्टल की इतनी भारी फीस, उसके बाद महीने के नियमित खर्चे के रुपए और उसके ऊपर उसकी बढ़ती जरूरत के लिए उसके पिता कहां से लाते होंगे इतने रुपए। यही सिलसिला 2, 3, 4 सेमेस्टर में भी जारी रहा। उसके शौक बढ़ते गए और पुश्तनी जमीन कम होती जा रही थी। उस पर उस साल सूखे की मार भी पड़ी। एक ही फसल का आसरा होता था, उसके भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। 3-4 बार बोवनी हो गई थी, लेकिन बारिश थी कि उस तरफ आने को तैयार ही नहीं थी। और ऐसे में ही एक दिन उनके बेटे ने बाइक की फरमाइश कर दी। फरमाइश क्या, जिद ही थी। अपने बेटे के प्रेम में जकड़े नारायण काका ने लोन लेकर उसे 1 लाख रुपए की बाइक आखिर दिलवा ही दी। ये बात जब रामदयाल जी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने नारायण काका से चंद्रेश और उसके बदलते बर्ताव के बारे में बात छेड़ी। नारायण, क्या बात है जो तुमने वापस अपनी जमीन का एक टुकड़ा बैंक में गिरवी रख दिया? क्या बताऊं भाई साहब, छोटू की पढ़ाई में काफी पैसा लग रहा है। छोटू भी वहीं पढ़ रहा है जहां सूरज है। वो तो मुझसे कभी अतिरिक्त खर्चे की बात नहीं करता। उल्टे उसने तो एक कारखाने में शाम के 4 घंटे की नौकरी भी कर ली है और मुझसे अब महीने के खर्चे भेजने को भी मना कर दिया है। भाई साहब, मैं नहीं चाहता कि चंद्रेश अपनी पढ़ाई छोड़कर शहर में नौकरी करने लग जाए। उसे वहां कोई कमी ना हो, इसीलिए उसकी हर जरूरत पूरी करता हूं। नारायण, कभी ये जानने की भी तो कोशिश करो कि जरूरत क्या है और फिजूल खर्ची क्या है। अभी तुमने उसे मोटरसाइकिल लेकर दी, वो भी लोन लेकर। कहां से भरोगे इतनी किश्त? मुझसे तुम्हारी हालत छिपी नहीं है। कुछ अपनी बेटियों का भी ख्याल करो। आते साल में तुम्हें दोनों बेटियों का ब्याह करना है।
भाई साहब, एक ही तो बेटा है। यहाँ गांव में तो उसका कोई शौक पूरा नहीं हुआ। अब तो उसकी कुछ मर्जी की करना ही पड़ेगा। बड़ा होकर कमाने लगेगा तो सारी भरपाई कर देगा। सब कुछ उसी का तो है। हाँ, शायद तुम्हारा कहना सच हो। बहुत देर तक रामदयाल जी नारायण काका को समझाते रहे, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर इकलौते बेटे की हर इच्छा पूरी करने का तो जैसे जुनून सवार था। बर्बादी की दस्तक उनके दरवाजे पर पड़ चुकी थी। काफी कुछ समझाने के बाद भी नतीजा सिफर रहा। चंद्रेश को सही राह पर लाने के लिए सूरज की ये पहल असफल रही। 5वां सेमेस्टर आरंभ हुआ। पिछले सेमेस्टर की अपेक्षा इस बार पढ़ाई थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन चंद्रेश और उसकी टोली दिन पर दिन क्लासेस से गायब रहने लगी थी। लगभग हर महीने उसे कॉलेज प्रशासन से चेतावनी भी मिलती थी, लेकिन वे सिगरेट के धुएं के छल्ले में उसे उड़ा देते थे। उसके दोस्त उसे नए नए गैजेट्स का चस्का लगाने लगे। मोबाइल, इंटरनेट, बाइक और न जाने क्या क्या। सूरज का टोकना उसे बहुत नागवार गुजरता। उसके दिन ऐसे ही गुजरने लगे। जब तब पब में, मॉल में, होटल्स में लड़के लड़कियों के साथ बाइक पर लापरवाही से निकलना। एक दिन वो अपने कमरे में गया। उसने अपनी जेब से एक मोबाइल निकालकर टेबल पर रखा। सूरज की नजर उस पर पड़ी। चंद्रेश, चंद्रेश, हाँ, इधर आओ। ये मोबाइल किसका है? मेरा है, आज ही खरीदा है। लेकिन तेरे पास तो पहले से ही एक मोबाइल था, जिसे तूने कुछ महीने पहले ही खरीदा था, और वो भी तीसरा मोबाइल था। फिर ये क्यों? और एक बात बता, 2 महीने पहले तूने जिद करके नई बाइक खरीदी, वो भी 1 लाख की, जबकि यहां हॉस्टल में रहते हुए हमें इसकी कतई जरूरत नहीं थी, और उसकी किस्तें अभी अभी चालू हुई। ये तो बहुत महंगा होगा। हाँ है तो 20,000 का है। इतना महंगा? और तेरे पास इतने रुपए कहां से आए? क्या तूने फिर बाबा से मंगवाए? सूरज की आवाज में कुछ तलखी थी। अरे नहीं, वो आदेश भैया है ना, उन्होंने पेमेंट किया है। उनको मुझे 1 महीने में लौटाने हैं। अभी जब मैं गांव जाऊंगा तो बाबा से लेकर उनको दे दूंगा। उसके पास इतने पैसे कहां से आए? देख, अब तू ना कुछ ज्यादा ही दिमाग पकाने लगा है। रहते होंगे उनके पास पैसे। सूरज बहुत देर तक मोबाइल की तरफ देखकर सोचता रहा, क्या करे वो। उसे लगा कि अब नारायण काका को चंद्रेश की हरकतों से अवगत कराना जरूरी हो गया है। अनजाने में ही उसकी नजर सामने पड़े 3 दिन पुराने अखबार पर गई, जिसे वो कोई आर्टिकल पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से लेकर आया था। खबर थी, शहर में बाइकर्स गैंग द्वारा चेन खींचने और हिंसा दिन पर दिन बढ़ती घटनाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। पुलिस प्रशासन भी गंभीर। ये पढ़कर वो कुछ पल सोचने लगा, और फिर उसने अपने सर को झटका दिया और अपनी किताबें जमाने में व्यस्त हो गया। अखबारों में अक्सर महिलाओं के गले से चेन खींचने और उनके साथ हिंसात्मक गतिविधियों की घटनाओं की खबर 1-2 दिन छोड़कर छपती ही रहती थी। लेकिन एक बात जो हमेशा प्रत्यक्षदर्शियों से जानने में आती थी, वो ये कि लूटने वाले अच्छे कपड़ों में अच्छे ब्रांड की 2-3 मोटरसाइकिलों पर, जिन पर वारदात के वक्त नंबर प्लेट भी नहीं होती थी, उस पर होते थे, और लगभग 20 से 25 वर्ष की उम्र समूह के लड़के होते थे। सूरज जब भी यह खबर पढ़ता तो उसके सामने आदेश, उसके दोस्तों और उनकी हरकतें घूमने लगती थीं। जिस तरह से वो और उसके दोस्त कॉलेज में घूमते फिरते थे, रुपए उड़ाते थे, लड़कियों को महंगे तोहफे देते थे, दूसरे लड़कों को भी उधार देते थे, ये सब असाधारण रूप से नजर में आने लायक था। सूरज भी कॉलेज का सीनियर था और उसके पास भी बहुत सी बातें आती थीं, और फिर उसे चंद्रेश की उसके साथ बढ़ती दोस्ती भी नजर आने लगती थी। लेकिन चंद्रेश था कि अपनी मस्ती और आवारागर्दी की दुनिया में भटक ही रहा था। धीरे धीरे उसने सूरज से किनारा ही कर लिया था, अपना कमरा भी बदलवा लिया था। इसलिए उन दोनों की अब रोज की टकराहट भी नहीं होती थी।
चंद्रेश क्लास में ना के बराबर ही होता था। गांव भी दोनों अलग अलग ही जाते थे। चंद्रेश तो सिर्फ मुंह दिखाने भर को ही गांव जाता था। नारायण काका से पैसे लेता और वापस आ जाता। वो अपनी मिट्टी से दूर हो चला था। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। एक दिन सूरज को हमेशा की तरह कॉलेज के बाद अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना था। वो बाहर रोड पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी आदेश, सचिन और उनकी टोली मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरी। उनमें सबसे पीछे चंद्रेश था। सूरज को देखकर वो रुका और मुड़कर वापस आया। बस नहीं आई अभी तक? ऐसा कर, मेरी बाइक ले जा। उसने सूरज से कहा। नहीं, तुम जाओ, बस अभी आती होगी। सूरज ने कहा। जैसी तेरी मर्जी। चंद्रेश ने कंधे उचकाते हुए कहा और आगे निकल गया। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा होगा कि उसकी बाइक के पिछले हिस्से पर सूरज की नजर पड़ी। चंद्रेश! उसने जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर वो रुका। सूरज ने कहा, 1 मिनट, जरा इधर आना। ये तेरी गाड़ी की नंबर प्लेट कहाँ है? हाँ, वो नंबर प्लेट उस दिन आदेश भैया मेरी गाड़ी लेकर गए थे तो उनसे टूट गई। कब से टूटी? अरे क्या यार, तू भी ना एकदम पुलिस वालों जैसे चालू हो जाता है। उसने झुंझलाते हुए कहा। अभी पिछले शनिवार को। उसने पीछा छुड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया। देख चंद्रेश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू अपनी गाड़ी इनको मत दिया करो। पता नहीं सूरज को जैसे किसी अनहोनी के घटने का अंदेशा होने लगा था। उसे लग रहा था कि चंद्रेश ने उसे पूरी बात नहीं बताई और वो टाल गया। इतनी देर में बस भी आ गई और वो उसमें सवार हो गया। बस की सीट पर बैठते ही उसके दिमाग में कुछ बातें फिर से घूमने लगीं। जब से गांव में सूखा पड़ा है, तब से नारायण काका ने इसे खर्चे के रुपए में कटौती कर दी है। इतनी ज्यादा कि बीच में उन्होंने कह दिया था कि वे अब मोटरसाइकिल की किश्त भी बड़ी मुश्किल से भर पाएंगे। और भी अच्छा हो
अगर चंद्रेश ये मोटरसाइकिल ही बेच दे तब हालात सुधरेंगे, तब वो उसे दूसरी खरीद देंगे। पिछले 3 महीनों से किश्तें भी बराबर नहीं दे पाए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि चंद्रेश के चेहरे पर शिकन का कोई निशान नहीं था। सूरज ने पता भी लगाया कि ना ही लोन के तगादे के लिए कोई उनके पास आया और ना ही उन्होंने चंद्रेश को कोई अतिरिक्त रुपए भिजवाए। इसका मतलब किश्तें भरी जा रही हैं। उसका आवारागर्दी का खर्च, सिगरेट, शराब, महंगे कपड़े, लड़कियों के साथ हर दूसरे दिन आउटिंग, सब कुछ तो वैसा ही चल रहा था। तो फिर चंद्रेश के पास रुपया आ कहां से रहा है? सोच सोच कर उसका दिमाग घूमने लगा। चंद्रेश से इस बारे में बात करने का कोई मतलब तो था नहीं। गांव में हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे थे। सुनने में आया कि नारायण काका ने जो जमीन बेटे की पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए बैंक में गिरवी रखी थी, उसके किश्तें भर ना पाने के कारण वो कुर्की में चली गई। छोटी बेटी की शादी की तारीख इस सब तकलीफों के कारण बढ़ती जा रही थी। तनाव था ही, उस पर उनकी तबीयत खराब होने लगी। वो एक अलग कहर था। वो तो बस इस आस में सब कुछ सहन कर रहे थे कि इस सेमेस्टर खत्म होते ही चंद्रेश की नौकरी लग जाए तो उनकी माली हालत में सुधार होने लगेगा। इतने में उसका स्टॉप आ गया और वो उतर गया। इस बात को कुछ ही दिन बीते होंगे। अब कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू भी होने लगे थे। सब स्टूडेंट्स उसकी तैयारी में लगे हुए थे। इंटरव्यू देर रात तक चलते थे। उसमें समय की कोई पाबंदी नहीं थी। इंटरव्यू की इस गहमा गहमी में सूरज को ध्यान ही नहीं रहा कि वो चंद्रेश से पूछे कि उसका इंटरव्यू कब और कैसे हुआ। वो उसे पूरे कैंपस में ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार सूरज को वो उसकी टोली के साथ एक रात पार्किंग लॉट में नजर आया। उसने दूर से ही उसे आवाज लगाई, चंद्रेश, चंद्रेश। चंद्रेश ने 2-3 बार आवाज लगाने के बाद सूरज की ओर देखा। इधर आओ। उसकी आवाज सुनकर वो बड़े बेमन से उसकी ओर आया। बोल, क्या काम है? उसकी आवाज में उखड़ापन था। मुझे कोई काम नहीं है, बस पूछने आया था क्योंकि तू कैंपस इंटरव्यू में नहीं देखा इसलिए। हाँ, हो गया मेरा इंटरव्यू। कैसा रहा? जब नौकरी का लेटर आ जाएगा तब पता चल जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा है? तू जानता है कि तेरे लिए नौकरी करना कितना जरूरी है। काका कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसी उम्मीद में सविता की शादी भी आगे धकेलते जा रहे हैं। तो उनकी उम्मीदें पूरे करने के लिए क्या मैं अपने आप को नौकरी में झोंक दूं? अभी तो मुझे खूब एंजॉय करना है यार। बस लगता है ये दिन कभी खत्म ना हो, यूं ही मस्ती चलती रहे। उसके हाथ में सिगरेट थी और वो बड़ी बेफिक्री से उसके कष्ट लेता हुआ कह रहा था, देख यार, तू बैठे भागे, सोए जागे, जिए मरे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपना फर्ज समझ के तुम्हें कुछ करने को कह रहा हूं। तुझे ऐसा करना है तो कर, वरना तेल लेने जा। जिंदगी ये छोटी है, पूरी वसूल कर, दुनिया की छोड़कर खुद की फिकर। जरा से भी बुद्धि अभी बाकी हो अगर, ये सलाह मान मेरी कुछ सोचे बगैर। ऐश तो कर यार, ऐश तो कर, दुनिया जाए तेल लेने, ऐश तो कर। ऐश तो कर यार, ऐश तो कर, दुनिया जाए तेल लेने, ऐश तो कर। अरे मौज तो कर यार, मौज तो कर, दुनिया जाए तेल लेने, मौज तो कर। मौज तो कर यार, मौज तो कर, दुनिया जाए तेल लेने, मौज तो कर। पड़ोसी की खिड़की पे खड़ा होके नाच, खेल के क्रिकेट उसके तोड़ डाल कांच। उसी का अखबार छिन के उसे पहले बाँच, घर आना कानी करे दे दे गाली 5। लड़की को उसकी घुमाया कर, पड़ोसी जाए तेल लेने, ऐश तो कर। ऐश तो कर यार, ऐश तो कर,
उसकी बातें सुनकर सूरज अवाक सा उसकी ओर देखता रहा। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, ओ चंद्रेश, जल्दी कर यार, देर हो रही है। इतनी रात इन लोगों के साथ कहाँ जा रहा है? क्या काम है? देख, अपनी जिंदगी में तो एक ही काम है, ऐश करो और फुल टू ऐश करो। चल, आज तेरे को भी ऐश करवाते हैं, क्या याद करेगा। उसका कहने का अंदाज बहुत ही निचले स्तर का था। सूरज ने लगभग जलती आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी नजर ने चंद्रेश को लगभग सहमा दिया और वो चुपचाप वहां से चला गया। जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है, काली सी सड़क पे ये आवाज आती है, चोर 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 चोर। शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है, काली सी सड़क पे ये आवाज आती है, चोर 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 चोर। शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है, काली सी सड़क पे। सूरज ने देखा वो सब 7-8 मोटरसाइकिलों पर थे। सबने हेलमेट पहन लिए थे और उनमें से किसी की भी मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं थी सिवाय चंद्रेश के। और फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसने चंद्रेश को रोकने की कोशिश में उसे लगातार आवाजें दी, लेकिन वो नजरों से ओझल हो चुका था। बड़े ही भारी मन से वो अपने कमरे की तरफ लौटा। सीढ़ियां चढ़ते समय ना जाने उसके मन में क्या आया। उस समय रात के लगभग 8:30 बज रहे थे। उसने गार्ड से कहा कि रात को चंद्रेश जब भी लौटे तो उससे खबर कर दे। लेकिन गार्ड की बात सुनकर उसे एक और झटका लगा कि जब से उसने अपना कमरा सूरज से अलग किया था, तब से वो आदतन हॉस्टल में रात गए 1-2 बजे तक लौटता है। और तो और वो नशे में भी होता है। कभी कभी तो ड्रग्स का असर भी रहता है। देर रात 2 बजे तक वो जागता रहा, लेकिन गार्ड नहीं आया और फिर उसकी भी आंख लग गई। हमेशा की तरह सुबह 6 बजे उसकी जैसे ही नींद खुली तो उसे रात की बात याद आई। सबसे पहले वो गार्ड से पूछा, भैया वो रात को बहुत देर से लौटे थे, 3 बजे। मैं आपकी तरफ आया था, लेकिन आपके कमरे की लाइट बंद थी, सो वापस चला गया। सोचा आप सो गए होंगे। अच्छा, क्या रात को वैसे ही लौटा था जैसा हमेशा आता है? मतलब उसने आधी बात छोड़कर गार्ड की तरफ देखा। भैया वो कल वो सब अलग अलग आए थे। उनके साथ वो फाइनल ईयर में पढ़ने वाला राकेश नहीं था। और ये लोग जिस हालत में लौटे थे, कुछ अजीब लग रहा था। मतलब उसने कुछ झिझकते हुए कहा, उनके कपड़े बड़े अस्त व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं हाथापाई हुई हो, क्योंकि किसी किसी के कपड़ों पर खून भी दिख रहा था। सूरज ने उससे कुछ पल और बात की, फिर चंद्रेश के कमरे की तरफ गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो उसके रूममेट ने दरवाजा खोला। सूरज ने बिना उससे कुछ पूछे दरवाजे को धकेलते हुए सीधे अंदर प्रवेश किया और चंद्रेश को उठाया। अभी वो नींद में ही था। क्या है यार, सोने भी नहीं देगा क्या? उसके मुंह से अजीब सी गंध भी आ रही थी।
मुझे तुझसे बात करनी है अभी। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी, जब देखो तब लेक्चर झाड़ने लग जाता है। जा यहाँ से। सूरज ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसे बड़े रूखेपन से बात करने से मना कर दिया। हार कर वो लौट गया। करीब 10:30 बजे वो अपने हॉस्टल ब्लॉक से निकलकर क्लासेस की तरफ जा रहा था। तभी उसे पुलिस की जीप आती दिखी। एक अनजाने भय से वो सिहर उठा। उसे गार्ड की बातें याद आने लगी और साथ ही उसकी आंखों के सामने चंद्रेश की हालत घूमने लगी। वो थोड़ा आगे बढ़ा और फिर तेजी से पलटकर हॉस्टल की ओर तेज कदमों से जाने लगा। एक ही सांस में वो सीढ़ियां चढ़कर सीधा चंद्रेश के कमरे की ओर भागा। वहां ताला लगा था। उसने जल्दी से उसका मोबाइल लगाया। घंटी जा रही थी, लेकिन फोन नहीं उठा। नीचे आकर उसने गार्ड से पूछा। उसने बताया कि वो कैंटीन की तरफ गया है, और इतने में उसने देखा कि सिक्योरिटी ऑफिसर और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ 3 पुलिस वाले उसी की तरफ आ रहे थे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उन्होंने गार्ड को सिक्योरिटी कैबिन में बुलाया और फिर कुछ पूछताछ की। कुछ ही देर में हॉस्टल बिल्डिंग में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आज तक वहां कभी पुलिस नहीं आई थी। सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में गार्ड तेजी से बाहर आया और उससे सिर्फ इतना पता चल पाया कि कल रात जितने लड़के हॉस्टल में देर रात लौटे थे, उन सबको बुलाया है। थोड़ी ही देर में 6-7 लड़कों को ढूंढकर सिक्योरिटी ऑफिस में लाया गया। सिक्योरिटी इंचार्ज के कैबिन में लगभग आधा घंटा उनसे पूछताछ होती रही, और फिर जो हुआ उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। सबको अरेस्ट कर लिया गया था। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर और सिक्योरिटी ऑफिसर ने बहुत कोशिश की कि मामला किसी तरह ठंडा हो, लेकिन पुलिस के पास कल रात हुई लूट और मारपीट की घटना में इन सभी के शामिल होने के पुख्ता सबूत थे। सबसे बड़ा सबूत था फाइनल का स्टूडेंट राकेश, जो लूटपाट करते वक्त गंभीर रूप से घायल हुआ था, और घबराहट में ये बाकी सब उसे उसी हालत में एक हॉस्पिटल में ले गए थे। वहां उसे भर्ती कराकर सभी वहां से भागकर हॉस्टल आ गए थे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कुछ गड़बड़ लगने पर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। देर रात राकेश को होश आने पर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और उसने सब बता दिया कि किस तरह पहले उन्होंने एक पब में डांस और ड्रिंक पार्टी की। उसके बाद उन्होंने एक कार को रोककर उसमें बैठे लोगों से मारपीट कर उनको लूटने की कोशिश की। और दूसरा सबूत था घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर चंद्रेश की बाइक का लावारिस हालत में पाया जाना। तीसरा, जिनके साथ लूटपाट हुई थी, उन्होंने भी इनका हिम्मत से मुकाबला किया था। उसी दौरान एक लड़के के मुंह से उसका कपड़ा खींच लिया था और उन्होंने उस लड़के का हुलिया पुलिस को बयान कर दिया था। पुलिस की वैसे भी शहर में हो रही इन घटनाओं से बदनामी हो रही थी, और फिर इतने सबूत मिलने पर तो उसने बाकी 6 घंटों में सभी कड़ियां जोड़ ली थी और उसके बाद ही कॉलेज पहुंचे थे। पूछताछ करने पर एक एक ने अपना मुंह खोला और सभी लूट चेन खींचने की घटनाओं का ब्यौरा दे डाला। जब सभी को अरेस्ट करके बाहर लाया गया, तब सूरज भी वहीं था। उन सब के साथ चंद्रेश भी था। जैसे ही चंद्रेश ने उसे देखा तो वो उसके करीब आकर रोने लगा। सूरज, सूरज प्लीज मुझे बचा ले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जेल जाना नहीं चाहता। प्लीज सूरज, कुछ करना। उसकी आवाज में कातरता थी। एक पल में बचपन से लेकर यहां आने तक की सभी घटनाएं घूमने लगी। चंद्रेश बचपन में बहुत भोला और कमजोर था। हमेशा उसकी छत्र छाया में ही रहता था, एक साये की तरह उसके साथ रहता था। चंद्रेश की आवाज सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन इस समय वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बस नम आंखों से उसे पुलिस के साथ जाता देखता रहा। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे
देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। सुन ले यारों की ये बातें, बीतेंगी सब गम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। वो पूरा दिन इसी कोशिश में लगा रहा कि कैसे भी करके चंद्रेश को इससे बाहर ले आए, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। सिर्फ इतना आश्वासन दिया था कि कैसे भी करके इनमें से किसी के भी नाम के साथ कॉलेज का नाम नहीं जुड़ेगा। प्रशासनिक ऑफिसर ने सभी के पेरेंट्स को खबर कर दी थी, लेकिन सूरज ने जैसे तैसे उनसे हाथ जोड़कर चंद्रेश के घर उसके पिताजी की तबीयत का हवाला देकर अभी खबर ना करने के लिए राजी कर लिया था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने चंद्रेश का कातर चेहरा घूमने लगता। इस विकट परिस्थिति में वो कैसे चंद्रेश की मदद करे। पल पल उसे भी कभी नारायण काका का ख्याल आता, कभी चंद्रेश की बिगड़ती जिंदगी का मंजर नजर आता। आखिरकार दोपहर तक उसने जैसे तैसे पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत की और अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि आज शनिवार होने से कुछ नहीं हो सकेगा। जो भी होगा वो सोमवार को ही होगा। पुलिस ने सभी पर लूट, मारपीट, जानलेवा हमले जैसी गंभीर धाराओं के अधीन केस कायम किया था। कौन कितना दोषी है ये तो अदालत में ही साबित होगा। अगर सभी पर अपराध साबित होता है तो जेल की सजा मुकम्मल होनी है। सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में उसके दोस्त ने ही सलाह दी थी कि हम किसी वकील के पास चलते हैं, उससे बात करके ही समझ आएगा कि आगे क्या करना है। सूरज जहां नौकरी करता था उसके मालिक से बात करके एक वकील उनसे मिलने को तैयार हुआ। सारा केस समझने के बाद उसने कहा कि सोमवार को वो पुलिस स्टेशन जाकर सारे मामले को तफसील से समझेगा और फिर कोई रास्ता निकालेगा। सोमवार आया और चला भी गया, लेकिन चंद्रेश की रिहाई के आसार नजर नहीं आ रहे थे। वकील की कोशिश जारी थी। अब इंतजार था केस के कोर्ट में पेश होने का, क्योंकि तभी जमानत के लिए अर्जी दी जा सकती थी। इसी बीच कई बार सूरज के मन में आया कि वो अपने बाबा को बता दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन वो कब तक छुपा सकता था? उनकी मदद के बिना तो वो चंद्रेश को जेल से छुड़ा भी नहीं सकता था। लगभग 15-20 दिनों की कोशिशों के बाद वकील ने रास्ता निकालकर उसकी जमानत की अर्जी अदालत से मंजूर करवाई। लेकिन जमानत के लिए जमीन जायदाद के कागजों की जरूरत थी। आखिरकार सूरज ने अपने बाबा को सब बात बताई। पूरा किस्सा सुनकर रामदयाल जी सकते में आ गए। क्या अनहोनी कर बैठा ये लड़का।
पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जमानत पर छूट भी गया तो भी कलंक तो माथे पर सदा रहेगा। सूरज ने उन्हें समझाया कि इस वक्त उसका जेल से बाहर आना ज्यादा जरूरी है। एक बार अगर वह बाहर आ गया तो फिर हम कुछ भी करके उसे बचा लेंगे। कुछ भी हो बाबा, वह मेरा बचपन का दोस्त है। यह भी सही है कि वो अपने रास्ते से भटक गया है, लेकिन क्या उसे और अधिक बर्बाद होने के लिए ऐसा छोड़ दिया जा सकता है? नहीं बाबा, उसे सुधरने का मौका मिलना ही चाहिए। बाबा, जब पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी तब मैंने उसकी आंखों में जो भय देखा था वो मुझे अंदर तक हिला गया। तूने ये क्या किया, बेवफा बन गया, वादा तोड़ के चल दिया इस तरह राहों में तू मुझे पीछे छोड़ के। आगे तू निकल गया, साथ ही तू बदल गया, तोड़ी दोस्ती ये दोस्ती हम नहीं तोड़े। ठीक है बेटे, मैं प्रवीण के साथ घर के कागज भेजता हूं। आगे क्या करना है सब कुछ उसके साथ तय कर लेना। प्रवीण के आते ही उन्होंने अदालती कार्यवाही पूरी की और अगले दिन के लिए उसकी रिहाई का आदेश हासिल किया। अगले दिन सुबह प्रवीण के साथ सूरज उसे लेने जेल पहुंचा। जैसे ही वो बाहर आया, आते ही सूरज के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैं अब इस लायक नहीं हूं कि किसी को भी अपना मुंह दिखा सकूं। मैंने हमेशा तेरा अपमान किया और उसी का नतीजा है कि आज मुझे ये भुगतना पड़ा। अब किस तरह बाबा के सामने जाऊंगा, क्या करूंगा? कॉलेज से भी तो निकाल दिया गया। मेरी अपनी ही गलती की मुझे बहुत भारी सजा मिली है। जेल की अंधेरी कोठरी में उन खतरनाक कैदियों के बीच महसूस किया कि जीते जी मौत क्या होती है। कई बार मुझे लगता है कि मेरे इस अपराध से कहीं बड़ा अपराध वो है जो मैंने अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करके किया, जिसके लिए मुझे जितनी भी सजा मिले कम है, जितनी भी सजा मिले कम है। चंद्रेश, सुन मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि तू अपने किए का पछतावा ना कर, जरूर कर, जिससे तेरे मन पर पड़ा कुछ बोझ कम हो। लेकिन मेरी बात भी ध्यान से सुन। अब से तू कभी भी इस बात का जिक्र गांव में किसी से नहीं करेगा। कॉलेज से निकाल दिया गया तो क्या हुआ, तू मेरे साथ पढ़ाई करेगा और ये आखिरी सेमेस्टर का एग्जाम भी देगा। मैंने सोच लिया कि मैं भी अब हॉस्टल में नहीं रहूंगा। दूसरी जगह अलग घर लेकर हम दोनों वहां रहेंगे। एक बार परीक्षा हो जाए, उसके बाद तुम मेरे साथ गांव चलोगे और हम वहां हमारे लोगों की खुशहाली के लिए काम करेंगे। बोल, देगा ना मेरा साथ? वादा कर, अब मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे? मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, यही मेरा वादा है मेरे दोस्त। और उसके कंधे पर हाथ रखकर सूरज उसे अपने साथ बाहर लाया। बाहर सूरज अपनी पूरी आभा के साथ दमक रहा था, नए जीवन के स्वागत के लिए।
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं तो नजर हम मगर देखो तो नहीं। अरे हो जुदा या खफा ए खुदा, है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।